पंजे ने शनिवार की कार्रवाई के बाद कुछ घंटे के लिए ब्रेक लिया था, वो बुलडोजर आज अब टॉप गियर पर चल चुका है। देखिए, नफरती मौलाना के दंगाई नफीस का आलीशान मैरिज हॉल अब मलबे में तब्दील कर दिया गया है और एक्शन के ठीक साथ ही योगी सरकार ने मैसेज क्लियर कर दिया, जो भी दंगा करेगा, दंगाइयों का साथ देगा, उसका अंजाम यही होगा। और उसी अंजाम की ये तस्वीरें हैं। जो मैरिज हॉल कल तक आबाद था, वो आज पूरी तरह मिट्टी में मिल चुका है। दंगाई नफीस, जिसने मौलाना तौकीर के कहने पर दंगा फैलाया, वो नफीस आज अपने किए पर रो रहा है। पूरे इंतजाम के साथ टीम एक बार फिर यहाँ पर पहुंची और लगातार कार्रवाई की जा रही है। मकसद यही है कि ये पूरा का पूरा ढांचा जमींदोज कर दिया जाए। बुलडोजर मजबूत हिस्सों को चकनाचूर करते आगे बढ़ रहा है तो मजदूर हथौड़े की मार से फ्लोर को उठा रहे हैं। साथ ही साथ ड्रिलिंग मशीन की गड़गड़ाहट दंगाइयों के कान के पर्दे फाड़ने के लिए काफी है। मजदूरों ने दूसरी तरफ कार्रवाई की, जहां पर हथौड़े के माध्यम से फ्लोर को तोड़ा जा रहा है, तो वहीं अब जेसीबी मशीनें, बुलडोजर यहां पर पहुंचा और ये पहला बुलडोजर, अब इसके साथ ही आप ये देखेंगे दूसरा बुलडोजर यहां पर पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ बरेली के दंगाइयों पर पुलिस 25-25 हजार का इनाम घोषित कर सकती है। तौकीर के करीबियों से रिकवरी के लिए रिकवरी सर्टिफिकेट भी जारी किया गया है। अब बकाया राशि की वसूली तहसील प्रशासन करेगा। तो योगी सरकार का बुलडोजर वाला दंड सिर्फ बरेली तक ही सीमित नहीं है। बरेली से 125 किलोमीटर दूर संभल में भी वही तस्वीर है। बरेली में जो बुलडोजर दंगाइयों के अड्डे को मिट्टी में मिला रखी है, वही पीला पंजा संभल में सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण पर अब गरज रहा है और यही योगी सरकार का बुलडोजर दंड है। और ऐसा दंड देने की मांग खुद जनता करती है। जहां दंगा होता है, वहां की पब्लिक दंगाइयों का हिसाब करने बुलडोजर मांगती है। दंगा जब शांत होता है तो वहां की जनता जनार्दन कह पाती है कि पीएससी तो आई है, थोड़ा योगी जी बुलडोजर भी भेज देते ना तो इन दंगाइयों को ठीक कर देते। बरेली में हिंसा के बाद एक्शन के लिए स्टार्ट हुआ बुलडोजर दशहरा पर तौकीर के दामाद मोहसिन रजा पर गर्जा। जूमे पर सीलिंग की कार्रवाई के बाद 4 अक्टूबर को नफीस खान पर चला, वो आज भी जारी है और अगली की तैयारी है। और अब तो वसूली की तैयारी भी है, क्योंकि योगी कह चुके हैं नुकसान की भरपाई दंगाई की 7 पीढ़ियां करेंगी। अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना, जो भरपाई करती रहेगी। संभल में अतिक्रमण के खिलाफ राया बुजुर्ग गांव में अवैध मैरिज हॉल पर पीले पंजे का प्रहार देखने को मिला और अब बारी तालाब की जमीन पर बनी अवैध मस्जिद पर भी कभी भी एक्शन वाली खबर आ सकती है, क्योंकि हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद अब बुलडोजर तैयार खड़ा है। अखिलेश यादव के प्रतिनिधि मंडल पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने एक बड़ा खुलासा किया। लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर यह आरोप लगा दिया कि जहां जहां अखिलेश यादव का प्रतिनिधि मंडल गया, वहां वहां हिंसा फैली, चाहे संभल की बात हो या फिर बरेली की। दरअसल शनिवार को समाजवादी पार्टी का 14 सदस्यीय डेलीगेशन बरेली में दंगाइयों से मिलने की कोशिश कर रहा था, जिसे योगी फोर्स ने बरेली जाने से पहले ही रोक लिया था, जिनमें यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क शामिल हैं। वहीं हरेंद्र मलिक और इकरा हसन को योगी की पुलिस ने गाजियाबाद बॉर्डर पर रोक लिया था। इस दौरान पुलिस से झड़प और बहस भी देखने को मिली थी। अखिलेश यादव के बनाए गए प्रतिनिधि मंडल पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने बड़ा खुलासा किया। सपा के लोग इस बात की कोशिश में हैं कि बरेली को संभल बना दिया जाए, मगर हम शांति के लिए हर वो कदम उठाएंगे जो कदम उठा सकते हैं और बरेली को हम कभी संभल बनने नहीं देंगे और अखिलेश यादव की ये आरजू हम पूरी नहीं होने देंगे। दरअसल कल सपा का 14 सदस्यीय डेलीगेशन बरेली में दंगाइयों से मिलने की कोशिश कर रहा था। उत्तर प्रदेश में बरेली ही नहीं, दूसरे जिलों में उपद्रव फैलाने वालों पर योगी फोर्स का एक्शन जारी है। मौलाना तौकीर रजा और उसके करीबियों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, जिससे INDIA गठबंधन के मुस्लिम नेता गुस्से में हैं और आई लव मोहम्मद की आड़ में हुए उपद्रव की तुलना कावड़ यात्रा से की जा रही है और उपद्रवियों पर हो रही कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। 26 सितंबर को बरेली में हिंसा के बाद भागे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। उनकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। मौलाना तौकीर और उनके करीबियों के अवैध निर्माण को ढाया जा रहा है। योगी फोर्स की इस कार्रवाई से मुस्लिम नेता गुस्से में हैं। मुकदमों में फांसकर उनकी प्रॉपर्टियों को सील किया जा रहा है।
बुलडोजर चलाया जा रहा है, लोगों के पाँव में गोली मार के इनकाउंटर करके इनको अरेस्ट किया जा रहा है। आप हाथ पैर तोड़ दोगे, टांग में गोली मार दोगे, ये कहाँ का न्याय है? मुजफ्फरनगर की सड़कों के ऊपर आपने कावड़ के दौरान देखा था, उत्पात मच रहा था, कितनों के पैर में गोली मारी आपने। इन नेताओं को कावड़ यात्रा और कट्टरता में फर्क नहीं दिखता। कावड़ यात्रा में किसी भी धर्म विशेष को टारगेट नहीं किया जाता। लोग पूरी आस्था के साथ यात्रा करते हैं, लेकिन कट्टरपंथी माहौल खराब करते हैं, दंगों की साजिश करते हैं, जिसके कारण उन पर एक्शन होता है। यूपी में योगी फोर्स को हुड़दंगियों और उपद्रवियों पर एक्शन की पूरी छूट है। यही कारण है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर है। कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद अब पूरे यूपी में एक चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन यूपी पुलिस ने इस नफरती साजिश को शुरुआत में ही धराशायी कर दिया था। इस बार 12 वफात के नाम पर फर्जी आदेश जारी किया गया, लेकिन ये नफरती साजिश योगी की पुलिस के सामने टिक नहीं पाई, क्योंकि यूपी के कई जिलों में आई लव मोहम्मद के नाम पर उपद्रवियों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन योगी फोर्स ने उनको ऐसा सबक सिखाया कि उपद्रवी भागने को मजबूर हो गए। लेकिन इस बार प्रशासन की आंख में धूल झोंकने की साजिश रची गई, लेकिन योगी फोर्स ने उस साजिश का भी पर्दाफाश कर दिया। दरअसल यूपी के गोरखपुर में 12 वफात के नाम पर एक नई चाल चली गई। फर्जी आदेश बनाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। आदेश में लिखा 12 वफात का जुलूस निकालने की इजाजत मिल गई, लेकिन यह आदेश पूरी तरह फर्जी निकला। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले भी प्रदेश में जब जब नफरती साजिश रची गई, तब तब योगी फोर्स का डंडा खूब चला। इस बार भी योगी की पुलिस ने ये साबित कर दिया, यूपी में अब नफरत की आग नहीं, कानून का डंडा चलता है। मुंबई के मीरा रोड पर जिस तरह दुर्गा पंडाल के पास अंडा फेंका गया था, उसके बाद मंत्री नितेश राणे ने उसी जगह से उस कट्टरपंथी को हिसाब कर देने वाली चेतावनी दी। साथ ही नितेश राणे ने उन कट्टरपंथियों के हिमायतियों की दवा भी खुद के पास होने की बात कह दी। और मीरा रोड के उसी गरबा पंडाल में महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे पहुंचे, जहां उन्होंने आरोपी मोहसिन को 2 टुक शब्दों में चेतावनी देते हुए भारत को महादेव की धरती बताया। मोहसिन अगर सुन रहा होगा तो अच्छी तरह से सुन, ये तेरा अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, महादेव का हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। इतना ही नहीं, भारत को महादेव की धरती बताने के साथ ही उन लोगों को भी ठीक कर देने की बात कही जो ऐसे उपद्रवियों के समर्थन में दिखाई देते हैं। आता मलाही बघून याच्यानंतर काय वळवळ करतात, कुठल्या नेत्याला इकडे घेऊन येतो तो आपू आपू डप्पू कोण। हिंदू त्योहारों को निशाना बनाने के साथ ही हिंदू बेटियों की अस्मत से खिलवाड़ करने वाले जिहादियों को सुधर जाने की हिदायत दी। आपको भी हमको भी आपके फिर कोई शुक्रवार को मदद करने नहीं आया तुम लोग। राणे ने साफ कहा कि ये हिंदू राष्ट्र है और पहले हिंदुओं का हित देखा जाएगा और जिहादी मानसिकता वाले लोग बख्शे नहीं जाएंगे। बिहार के समस्तीपुर में माले विधायक अजय कुमार को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। एक अकेली महिला ने कार्यक्रम नहीं होने दिया। वो विधायक अजय कुमार और उसके समर्थकों से भिड़ गई और दोनों के बीच काफी तीखी नोकझोंक हुई। CPIML के कार्यक्रम में हंगामा कर रही ये महिला कोई और नहीं बल्कि 3 बार के विधायक रहे रामदेव वर्मा की पत्नी मंजू वर्मा है। ये विभूतिपुर विधायक अजय कुमार से नाराज है और वो उन्हें मीटिंग करने से रोक रही हैं। वो राजनीति करेगा रामदेव वर्मा की धरती पे, बाप का है जोगिंदर सिंह का। यहाँ मीटिंग नहीं करने देंगे एनी हाउ। पति के निधन के बाद भी मंजू वर्मा राजनीति में सक्रिय हैं। उनकी नाराजगी पार्टी से नहीं विधायक अजय कुमार से है, तभी तो वो अपनी जिद पर अड़ी हुई हैं और विधायक के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। बिहार में अब कुछ ही दिनों बाद विधानसभा चुनाव होंगे। विधायक क्षेत्र में जा रहे हैं, जहां विधायक से नाराजगी है वहां लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मंजू वर्मा भी विधायक अजय कुमार से नाराज हैं और अपनी नाराजगी को उन्होंने खुलकर जाहिर भी किया है। दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल के महल को स्टेट गेस्ट हाउस में बदलने की अब तैयारी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने 45 करोड़ रुपए खर्च कर CM हाउस का रेनोवेशन करवाया था। अरविंद केजरीवाल 2015 से 2024 तक इस पूरे 9 साल इसी बंगले में अपने परिवार के साथ रहे, जिसे दिल्ली सरकार स्टेट गेस्ट हाउस में बदलने की तैयारी में है। ये अरविंद केजरीवाल का वही महल है जिसकी विधानसभा चुनाव के दौरान काफी सुर्खियों में रहा था। अरविंद केजरीवाल साल 2015 से 2024 तक पूरे 9 साल इस बंगले में परिवार समेत रहे थे।
इसके रेनोवेशन पर हुए खर्च पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए थे। बंगले के गेस्ट हाउस में तब्दील होने के बाद इसमें पार्किंग स्पेस, कैफेटेरिया, वेटिंग हॉल, मीटिंग रूम समेत कई सुविधाएं होगी। यही नहीं, गेस्ट हाउस की तरह ही अधिकारी मंत्री भी यहाँ ठहर सकेंगे और किराया भी भरेंगे। बंगले की देखरेख के लिए 10 कर्मचारी तैनात हैं, जो साफ सफाई और दूसरी व्यवस्थाएं संभालते हैं। फिलहाल इस प्रोजेक्ट को अंतिम मंजूरी मिलनी बाकी है। देखिए, अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या फिर उत्तर प्रदेश। सीएम योगी की ये वार्निंग बदमाशों से लेकर हिस्ट्री शीटरों के लिए है, क्योंकि अगर अपराधी ये वार्निंग नहीं मानते तो अगले चौराहे पर यमराज से मुलाकात हो सकती है। यूपी में योगी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है और उसी का वार्निंग का असर अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें हैं, जहां अपराधियों का बुलेट वाला ट्रीटमेंट किया जा रहा है, क्योंकि कानून हाथ में लेने वालों की एक ही सजा है। बरेली में लूट के आरोपी 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद अरेस्ट किया गया है। पुलिस के रोकने पर दोनों ने फायरिंग की और जवाबी एक्शन में दोनों लंगड़े हो गए। गाजीपुर में अपराधी कंधों के सहारे चलने पर मजबूर दिख रहे हैं। पुलिस ने 25,000 के इनामी नकबजन को अरेस्ट किया है। मिशन शक्ति के तहत ये एक्शन हुआ है। बुलंदशहर में सोनू नाम का लुटेरा एनकाउंटर में घायल हुआ है। सोनू पर लूट, डकैती, चोरी जैसे कई मामले दर्ज हैं। आरोपी के पास से हथियार और लूट का सामान बरामद हुआ है, लेकिन संभल के सांसद जियाउर रहमान को इसमें मजहब दिख रहा है। गलत तरह से एनकाउंटर किया जाता है, उसकी परिभाषा ही बदल दी जाती है, तो मैं उसके खिलाफ। लगातार अपराधियों पर हो रही कार्रवाई मिशन शक्ति 5 के बाद से तेज हो गई है, क्योंकि योगी सरकार ने पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है। सीएम योगी की चेतावनी के बावजूद यूपी में सक्रिय ड्रोन गैंग सुधरने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर यूपी के कौशाम्बी और रायबरेली में संदिग्ध ड्रोन उड़ने से लोगों में दहशत का माहौल है और लोग लाठी डंडे लेकर रात भर पहरेदारी कर रहे हैं। तस्वीरें यूपी के रायबरेली और कौशाम्बी जिले से सामने आई है। देखिए, ड्रोन चोर की दहशत से लोगों की नींदें उड़ गई हैं। ग्रामीण लाठी डंडे लेकर पहरेदारी कर रहे हैं। आसमान में ड्रोन उड़ाने से लोग दहशत में हैं। कौशाम्बी में ग्रामीण रात भर लाठी डंडे लेकर ड्रोन का पीछा कर रहे हैं, लेकिन अब तक ड्रोन उड़ाने वाले उनके हाथ नहीं आए। 2-3 बार हो चुका है, 4थी बार की तैयारी बनाए हैं, तो हमको सहयोग चाहिए पुलिस का। सीएम योगी ने भी साफ तौर पर अफवाह फैलाने वालों और ड्रोन उड़ाकर लोगों में दहशत पैदा करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। ये भय और दहशत का माहौल पैदा करेगा। ड्रोन के नाम पर अनावश्यक लोगों के मन में भय और दहशत पैदा करेगा। ऐसे लोगों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करने के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। अब योगी फोर्स भी कमर कस चुकी है और रात में ड्रोन चोर की दहशत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी है। बिहार में अब कभी भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन इसी बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश की सेहत को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े किए। तेजस्वी का कहना है कि सीएम की सेहत बिहार संभालने लायक नहीं है। तेजस्वी ने पूछा, क्या इसके पीछे कोई साजिश है? और तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया में सीएम नीतीश कुमार का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोल रही हैं। सीएम नीतीश बार बार हाथ जोड़ रही हैं। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए तेजस्वी यादव ने गंभीर सवाल उठाए और कहा, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस दयनीय स्थिति में देख आपको कैसा लग रहा है? क्या अजीब हरकतें करते मुख्यमंत्री जी आपको मानसिक रूप से स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं? का या इशारे का जो तस्वीर हम लोगों के सामने आया है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि अब नीतीश कुमार जी जो है बिहार चलाने के योग्य नहीं रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है। एनडीए ने साफ कर दिया कि वो नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेगा। यही कारण है कि विपक्ष सबसे ज्यादा निशाने पर सीएम नीतीश कुमार को ले रहा है। और अब बात पावर स्टार पवन सिंह की। लोकसभा चुनाव के दौरान बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले पवन सिंह अब बीजेपी के साथ है। उपेंद्र कुशवाहा से सारे गिले शिकवे दूर हो गए। उम्मीद जताई जा रही है कि पावर स्टार के स्टारडम का फायदा एनडीए को होगा, क्योंकि पवन सिंह बिहार के शाहबाद इलाके में काफी लोकप्रिय हैं। लोकसभा चुनाव में क्षेत्र की सभी 4 सीटें एनडीए हार गई थी। आरा, बक्सर, काराकाट और सासाराम में इंडिया गठबंधन को जीत मिली थी। एनडीए की हार का कारण पवन सिंह का बीजेपी से बागी होकर उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ना बताया जा रहा था। अब पवन सिंह बीजेपी के साथ आ गए हैं। अब इन 3 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर अमित शाह के साथ है, दूसरी तस्वीर उपेंद्र कुशवाहा और तीसरी तस्वीर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के साथ है। मतलब साफ है, पवन सिंह विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए पूरा जोर लगाएंगे। पवन सिंह भोजपुर इलाके के साथ साथ पूरे बिहार में लोकप्रिय हैं। वो पार्टी के स्टार प्रचारक हो सकते हैं, युवाओं से वोट की अपील कर सकते हैं, जिसका फायदा एनडीए को होगा।
बिहार में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू होने वाला है। निर्वाचन आयोग ने ऐलान कर दिया 22 नवंबर से पहले बिहार का चुनाव संपन्न करा लेंगे, यानी ये साफ हो चुका है। अब किसी भी वक्त बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। क्योंकि पटना में निर्वाचन आयोग की टीम ने 2 दिनों तक मैराथन बैठक की। बैठक के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ किया कि बिहार में 22 नवंबर से पहले चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। बिहार के विधानसभा की कालावधि 22 नवंबर तक समाप्त हो रही है और उसके पहले ही चुनाव संपन्न होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में टीम ने 2 दिनों तक चुनाव से पहले की तैयारियों को परखा। ईवीएम, वीवीपैट और बूथों की तैयारियों को देखा। सभी पार्टियों के साथ बैठक की। बीजेपी, जेडीयू समेत सभी दलों ने छठ के बाद और कम चरण में चुनाव की मांग की। मतलब साफ है कि बिहार में 22 नवंबर से पहले विधानसभा का चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर में सहयोग के लिए बिहार के लोगों को धन्यवाद दिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भोजपुरी और मैथिली में बिहार के लोगों के प्रति आभार प्रकट किया। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान एसआईआर के सफलता पूर्वक संपन्न करावे खातिर रउआ सभे के कोटि कोटि आभार धन्यवाद। बिहार का चुनाव देश को राह दिखाएगा, क्योंकि देश में एसआईआर के बाद बिहार में पहला चुनाव हो रहा है। सफलता के बाद इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। जहरीले कफ सिरप से मध्य प्रदेश और राजस्थान में अब तक 11 बच्चों की मौत के बाद अब दिल्ली सरकार अलर्ट मोड पर है। केंद्र सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है उसे राजधानी दिल्ली में पूरी तरह से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत अब 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी की दवा नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही बाजार में एक खास कंपनी के कफ सिरप की खरीद पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। यह सब बच्चों की सेहत को बचाने के लिए किया गया। दरअसल मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोल्ड ड्रिफ कफ सिरप के सेवन से 11 बच्चों की जान चली गई। जांच में सामने आया कि सिरप से बच्चों की किडनी में गंभीर इन्फेक्शन हो गया था। इन घटनाओं के बाद कोल्ड ड्रिफ कफ सिरप कांड में बड़ी कार्रवाई की गई। डॉक्टर प्रवीण सोनी और श्रीसन कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। डॉक्टर सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया। एमपी के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। जैसी रिपोर्ट आई है पूरे मध्य प्रदेश में उसको बैन किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रिपोर्ट मंगाई और कफ सिरप बैन करने की बात कही। उसकी रिपोर्ट मंगा रहे हैं और अगर उस तरह का यहाँ भी है तो निश्चित रूप से उसमें बैन लगाएंगे। यूपी में भी कफ सिरप कोल्ड ड्रिफ को बैन कर दिया गया। जैसे जैसे त्योहार नजदीक आ रहे हैं, मिलावटखोरों के खिलाफ युद्ध तेज हो गया। राजधानी दिल्ली में बीजेपी के विधायक रविकांत ने अपने विधानसभा क्षेत्र में छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी। मकसद एक ही है, मिलावट करने वालों पर एक्शन। और उसी को लेकर बीजेपी विधायक रविकांत मावा और घी की दुकानों पर जाकर चेकिंग कर रहे हैं। घी और मावा में मिल रही मिलावट की शिकायतों के बाद विधायक जी सड़कों पर उतर आए हैं। न सिर्फ शुद्धता की जांच कर रहे हैं बल्कि हिदायत भी दे रहे हैं। एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो जानवरों की चर्बी मिलके आ रही है ना, हमारे लोगों के साथ इस तरीके का अगर खिलवाड़ हुआ तो बर्दाश्त नहीं होगा। आप लोगों की दुकान बंद हो जाएंगे अगर इस तरीके की चीज आप करोगे। विधायक जी न सिर्फ हर दुकान पर जाकर चेकिंग कर रहे हैं बल्कि ये हिदायत भी दे रहे हैं कि दुकान पर सही नेम प्लेट भी लगाएं। जो नाम है, नाम तो डिस्प्ले करना होगा ना। अब ये गढ़वाल नाम से चला रहे हैं, लोगों को क्या पता किस नाम से है। अब इनका नाम है नईम खान, तो अपने नाम से डिस्प्ले करें ना, लोगों को दिखाएं। दिल्ली में मिलावट गैंग जो त्योहारी सीजन पर एक्टिव हो जाता है, ऐसे गैंग के खिलाफ दिल्ली की बीजेपी विधायकों ने कमान संभाल ली है, जिसका असर भी दिख रहा है। पाखंडी चैतन्यानंद सरस्वती के काले कारनामों का चिट्ठा अब धीरे धीरे खुल रहा है। अभी तक इस बहरूपिये से यूएन और ब्रिक्स जैसे मेंबर होने के फर्जी दस्तावेज मिले थे, लेकिन अब जांच में पाखंडी के पास से पीएम कार्यालय का फर्जी आईडी प्रूफ मिला। साथ ही खुलासा हुआ बहरूपिया पाकिस्तान की लड़कियों से बात करता था। और ये उसी पीएमओ कार्यालय की फर्जी आईडी प्रूफ की तस्वीर है, जिसमें जालसाज चैतन्यानंद ने अपना नाम पार्थ सारथी बताया है। पुलिस पूछताछ में जांच के दौरान पुलिस को ये फर्जी दस्तावेज मिला है। इतना ही नहीं, चैतन्यानंद के काले कारनामों की गठरी ठीक वैसे ही खुल रही है जैसे कि प्याज की परतें उतरती हैं। मासूमों से अश्लील चैट और ब्लैकमेलिंग और यौन शोषण के आरोप हैं। लेकिन ये पाखंडी अपनी हनक बताने में भी पीछे नहीं रहा। आरोपी के पास से यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की फर्जी डिग्री मिली है। साथ ही वो विजिटिंग कार्ड भी मिला है जिसमें उसने खुद को शिकागो यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ बताया है। हालांकि शिकागो यूनिवर्सिटी ने साफ किया कि उन्होंने ऐसी कोई डिग्री नहीं दी है। बाबा के भेष में दानव रूपी चैतन्यानंद के पास से 1997 में रामकृष्ण मिशन से जुड़ा होने का दस्तावेज मिला है, जहां अकाउंट में हेराफेरी के चलते साल 2002 में उसे निकाल दिया गया था। बाबा के नाम पर कलंक चैतन्यानंद के गुनाहों का हिसाब जारी है। फिलहाल वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है।
गाजियाबाद की डासना जेल से यूपी पुलिस के 2 सिपाही को जेल में बंद कैदी को भगाने की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोपी पुलिसकर्मियों ने फर्जी कोर्ट पेशी का बहाना बनाया, लेकिन जेल सुपरिटेंडेंट की सतर्कता के चलते ये साजिश नाकाम हो गई और दोनों आरोपी पुलिसकर्मी राहुल और सचिन पकड़े गए। कविनगर पुलिस ने दोनों मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। इन्होंने जेल में बंद कैदी को भगाने की साजिश रची, लेकिन अब खुद सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। दरअसल गाजियाबाद की डासना जेल में बंद वंश नाम के एक कैदी को कोर्ट में तारीख पर पेश करने के बहाने उसे फरार कराने की प्लानिंग थी। वंश पर नोएडा और गाजियाबाद के अलग अलग थाना में आधा दर्जन केस दर्ज हैं और वो हाल ही में कविनगर में दर्ज केस में जेल गया था। दोनों सिपाही अपनी वर्दी का फायदा उठाकर कैदी को फरार कराने चले थे, लेकिन जेल अधीक्षक को दोनों पर शक हो गया। जांच हुई तो पता चला कि दोनों सिपाहियों की ना तो कोर्ट और ना ही जेल में ड्यूटी लगी हुई थी। इसी तरह से फिल्मी अंदाज में शेर सिंह राणा फरवरी 2004 में तिहाड़ जेल से फरार हो गया था। रायबरेली में चोरी की अफवाहों के बीच अब एक नई सनसनी फैल गई। इलाके में धमकी भरी पर्चियां मिलने से लोगों में दहशत फैल गई। पर्ची में चोरी की वारदात की बकायदा धमकी दी गई थी। रायबरेली के एक मोहल्ले में सुबह जब लोग घरों से बाहर निकले तो घर के बाहर धमकी भरा लेटर देख होश उड़ गए। इस पर्ची में साफ लिखा है कि आज 10 घर में चोरी होगी, जितना रख पाओगे उतना रख लो। 10 घर में चोरी करेंगे और 15 लोगों की मौत होगी। रात 9:30 पर चोरी होना स्टार्ट हो जाएगी, 3 बजे बंद होगी। हम 10,000 लोग हैं। धमकी भरी पर्ची मिलने से लोगों में डर है। इलाके में शांति भंग हो गई है। लोगों को डर ये भी है कि कहीं धमकी हकीकत ना बन जाए। हालांकि पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। फिलहाल इन पर्चियों को लेकर इलाके में सस्पेंस बरकरार तो है ही, साथ ही सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ अफवाह है या रायबरेली में किसी बड़ी साजिश की शुरुआत। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। अगर आप भी मां वैष्णो देवी जाने की तैयारी कर रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि एक बार फिर से माता वैष्णो देवी की यात्रा पर ब्रेक लग गया। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश और खराब मौसम के चलते श्राइन बोर्ड ने ये फैसला लिया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा को 3 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। अब 5 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक कोई भी श्रद्धालु माता के दरबार तक नहीं जा सकेगा। 10-12 साल बाद आए भी दर्शन करांगे, हुण इत्थे आके पता लगा कि 3 दिन वास्ते यात्रा जेहड़ी बंद है। श्राइन बोर्ड के मुताबिक कटरा से भवन तक के रास्तों पर फिसलन और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। साथ ही मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। हालांकि अगर मौसम ने साथ दिया तो 8 अक्टूबर से यात्रा को दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल प्रशासन श्रद्धालुओं से अपील कर रहा है कि वे स्थिति सामान्य होने तक यात्रा का प्लान है तो अभी रुक जाएं। खराब मौसम के चलते एक बार फिर माता के दर्शन के लिए भक्तों को 3 दिन तक इंतजार करना होगा। मौसम ठीक होते ही एक बार फिर यात्रा खुलने की उम्मीद है। यूपी के कासगंज में विजयदशमी के मौके पर आरएसएस का पथ संचलन कुछ खास अंदाज में हुआ। इस बार परंपरा में श्रद्धा का नया रंग देखने को मिला, जब बुलडोजर पर सवार होकर लोगों ने स्वयं सेवकों पर फूलों की बारिश की। और ये तस्वीरें यूपी के कासगंज की हैं, जहां पटियाली कस्बे के बाजार में विजयादशमी पर आरएसएस का पारंपरिक पथ संचलन निकला। लेकिन इस बार नजारा कुछ अलग था। जगह जगह स्वागत की तैयारियां थीं और बुलडोजर पर सवार होकर लोग पथ संचलन पर फूल बरसाते नजर आए। बुलडोजर से बरसते फूलों के बीच संघ के स्वयंसेवक अनुशासन की मिसाल पेश करते नजर आए। बाजार में जहां जहां पथ संचलन गुजरा, वहां श्रद्धा और जोश का माहौल देखने को मिला, मानो फूलों की हर बौछार देशभक्ति का संदेश दे रही हो। बुलडोजर पर सवार ये श्रद्धा और समर्पण का अनोखा संगम कासगंज की गलियों में यादगार बन गया। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश के चलते तबाही का मंजर देखने को मिला, जहां नदियों ने विकराल रूप धारण कर लिया। अब तक तकरीबन 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बंगाल में भारी बारिश की वजह से बिगड़ते हालात पर सीएम ममता बनर्जी ने मीटिंग की, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मौसम विभाग ने अभी भी भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। पहाड़ी इलाकों में बारिश की वजह से नुकसान तो हो ही रहा है, निचले इलाकों में नदियां ओवरफ्लो हो गई हैं, जिसकी वजह से पानी ने रिहायशी इलाकों में दस्तक दे दी है। तस्वीरों में देखिए सिलीगुड़ी की तस्वीरें, जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। घर पानी में डूब चुके हैं, लोगों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। बिगड़ते हालातों को देखकर सीएम ममता बनर्जी ने अधिकारियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग की। पहाड़ी इलाकों और बाढ़ के पानी में कई लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है, लेकिन ये आसमानी मुसीबत अभी थमती हुई दिखाई नहीं दे रही।
पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में मूसलाधार बारिश की वजह से नदी उफान पर आ गई, जिसकी वजह से उसके किनारे बने कई मकान चंद सेकंड्स में ढह गए। लैंडस्लाइड होने की वजह से कई लोगों की जान तक चली गई, क्योंकि अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी का कटान तेजी से हो गया, जिससे नदी के किनारे बने मकान चंद सेकंड्स में ढह गए। इस घटना का वीडियो सामने आया, जिसमें नदी की वजह से मिट्टी का कटान शुरू हो गया, जिससे मकान की नींव कमजोर पड़ गई और मकान मलबे में तब्दील हो गया। लैंडस्लाइड की चपेट में जो आया वो तबाह हो गया। पुल भी भूस्खलन की वजह से क्षतिग्रस्त हो गए, जिसकी वजह से वहां मौजूद लोग भी चपेट में आ गए। दार्जिलिंग में बारिश की वजह से लगातार लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही है। अब तक 20 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि एनडीआरएफ को मोर्चा संभालना पड़ा, क्योंकि दार्जिलिंग में नदी के उफान पर आने से मिट्टी का कटान तेजी से हो रहा है।